खबर पटना से है, जहां नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद जदयू के पूर्व राज्यसभा सांसद और कभी नीतीश कुमार के खास रहे आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार आरसीपी को उनकी औकात बताने लगे हैं। इसके जवाब में आरसीपी सिंह ने कल एक बयान जारी किया। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये उनका बयान सुनिए कि वो नीतीश कुमार के लिए क्या कह रहे हैं। अच्छा सुनिए जी, मेरी औकात क्या है ना, उनको भी पता है और उनकी मेरी औकात उनसे ज़्यादा है, ये मैं बता दूँ। इसलिए मैं बता दूँ कि 1982 में कहाँ थे वो, सड़क पर घूम रहे थे, समझे। और 1982 में मैं गांव में पढ़ कर करके मेहनत कर करके सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास किया था, समझे ना। दिए थे, कभी परीक्षा दिए थे, एक बार परीक्षा इंजीनियरिंग पास करने के बाद। किस चीज़ का परीक्षा था? नेवी का। पास किए थे, पूछ लीजिए। अरे देखिए, आप नेता बनाने वाले कौन होते हैं जी? आपकी क्या औकात है? आपको किसने नेता बनाया? जन्मते नेता थे क्या? आपकी क्या औकात थी 1977 में जब एमएलए का टिकट मिला? क्या हुआ था? हार गए थे। काहे हार गए थे? क्या औकात थी आपकी? 80 में क्या हुआ था? जीते थे, हार गए थे। इसलिए हमको सब मत बताइए। आपके मन में अगर कुंठा है तो कुंठा से ग्रसित आप होइए। श्रीमान जी, मेरी औकात आप क्या नापिए? कहते हैं उसकी हैसियत क्या है? लोकतंत्र में श्रीमान मुख्यमंत्री जी, सभी की हैसियत बराबर होती है। भारत का संविधान इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी सबको देता है कि नहीं देता है? सब बराबर हैं। आप मुख्यमंत्री क्यों हैं? क्योंकि जनता ने आपको चुना है, जनता ने आपको नेतृत्व करने का मौका दिया है। आप अपने नाम से मुख्यमंत्री नहीं हैं। जिस दिन हट जाइएगा खत्म। इसलिए ये की हैसियत क्या है? लोकतंत्र में सबकी हैसियत बराबर है, चाहे उनकी हैसियत, हमारी हैसियत, आपकी हैसियत, पूरे देश की जनता की हैसियत बराबर है। सर, जदयू और नीतीश कुमार सारे लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि पार्टी। अरे गद्दार कौन है जी? जो बोलता उससे बड़ा कोई है क्या? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार जनादेश का अपमान करने वाला के मुंह से इस शब्द अच्छा लगता है? हमने, अरे सुनिए, जिसका नाम ले रहे हैं उस पर मैं बहुत वो मेरे साथ मित्र रहे हैं, मैं उनके बहुत चर्चा नहीं करता। आरसीपी सिंह ने यह बयान आरा में दिया है। उन्होंने कहा कि जदयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उन लोगों को एकजुट कर लूंगा और नीतीश कुमार के खिलाफ काम करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी हैसियत नीतीश कुमार से ज्यादा थी जब वो एक आईएएस अफसर थे। उनके तेवर को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अब आरसीपी सिंह बगावती तेवर में उतर गए हैं। इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता सूरज कुमार ने जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार से बात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं सूरज कुमार। हमारे साथ हैं जदयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार जी। परिमल कुमार जी, धन्यवाद। आपसे सवाल है कि आरसीपी सिंह लगातार मुख्यमंत्री पे हमलावर हैं, उनको औकात की बात बोलते, क्या कहते हैं? देखिए, हम आपको बतला दें कि आरसीपी सिंह जो भी हैं या उनकी जो बिहार में पहचान है, वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के दया दृष्टि का परिणाम है ना। अदरवाइज उनका कोई पर्टिकुलर महत्व, विशेष महत्व नहीं है ना। महत्व है ही नहीं, विशेष की बात ही नहीं है, महत्वहीन व्यक्ति हैं वो, राइट। वो बिहार के राजनीति के जयचंद साबित हुए। और जब यदि वो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के क्षमता पर जो प्रश्न उठाते हैं, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि 7 जन्म में भी उनको वह पद प्रतिष्ठा नहीं मिल सकेगा जितना पद प्रतिष्ठा उनको हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के दया दृष्टि से जनता दल यूनाइटेड में मिला। लेकिन वो तो लगातार बता रहे हैं, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं है। कोई बिहार की जनता नोटिस लेने वाली नहीं है, वे महत्वहीन हो चुके हैं। बिहार के राजनीति के लिए वो पूर्ण रूप से महत्वहीन है। और चूंकि बिहार से ही हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार की दृष्टि से ही उनको केंद्र में भी कुछ समय सेवा करने का मौका मिला, तो अब उनके कोई महत्व नहीं रह गए हैं। तो आरसीपी सिंह को नो एक्चुअली देयर इज नो क्वेश्चन टू पे अटेंशन ऑन हिज स्टेटमेंट। आप बताइए कि कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान जो चल रहा है, उस पर जदयू का क्या स्टैंड? नहीं, तो स्टैंड कहाँ है? हम तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार ने जिस तरह बीजेपी के कुशासन
है ना, के खिलाफ आवाज़ बुलंद किया और जिस तरह उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया, यह सराहनीय है। और समान विचारधारा वाली पार्टियां, सभी पार्टियां, चाहे वो आप कांग्रेस की ही बात क्यों कर रहे हैं, अन्य दल भी जो हैं, जो संविधान में निष्ठा रखते हैं, आस्था रखते हैं, धर्मनिरपेक्षता में आस्था रखते हैं, है ना, वो सभी मिलजुल कर इस दिशा में काम करेंगे। और अन्य दल में आप भी आता है जिसको एकजुट करने, देखिए आप देखिए एक्चुअली अब अरविंद केजरीवाल का बयान आता अब है वर्तमान में प्रश्न 2024 तक प्रश्न किसी व्यक्तिगत पार्टी का नहीं है, ये देश बचाने का, संविधान बचाने का है। तो इसलिए व्यक्तिगत किसी विशेष पार्टियों के संदर्भ में आप प्रश्न नहीं पूछें, राइट। भारत की जनता बीजेपी के शासन से त्रस्त है, हताश एवं परेशान है। यह सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। तो निश्चित रूप से 2024 और आप लोकतंत्र में तो जनता की शक्ति आप जानते हैं, है ना। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का प्रश्न है, दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ विल एंड एस्पायरेशन ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, है ना। तो ऐसी स्थिति में जनता ने ही मन बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में 2024 में भारत की जनता बीजेपी का केंद्र। मेरा सवाल वो नहीं है परिमल जी, मेरा सवाल ये है कि जो विपक्ष को एकजुट करने मुख्यमंत्री गए दिल्ली और केजरीवाल से मिले, राहुल गांधी से मिले, लेकिन आज जो केजरीवाल का बयान आता है कि कांग्रेस समाप्त हो गई है, तो इस देखिए एक्चुअली इंडिविजुअल किसी बयान पर मैं बयान नहीं देता हूं। देखिए जदयू ने जिस मुद्दे को उठाया है, 2024 तक जदयू को पूर्ण सफलता मिलेगी, आप निश्चिंत रहें, राइट। सभी लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतंत्र में तो सभी को बोलने का अधिकार है, मत व्यक्त करने का अधिकार है। लेकिन आप हमारी स्थिति ये अर्जुन की तरह है, हम लक्ष्य को देखते हैं, राइट। लक्ष्य है 2024 तक सभी पार्टियां जो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं, वो सभी एकजुट। नीतीश सरकार के एक मंत्री हैं, उन्होंने बोला कि सारे चोर हैं और मैं चोर का सरदार हूँ। मुझे उसके संदर्भ में जानकारी नहीं है, बेहतर है कि आप उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उन्होंने आज बयान दिया है। नो आप जाइए ना, आप उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पूछिए। अच्छा चलिए, 2024 का जो है, 2024 में लगता है कि जो ज्ञानवापी का जो फैसला आया है, बैठे बैठे देखिए आपको बतला दिए, हम स्पष्ट कर दें कि बीजेपी के राजनीति का एकमात्र आधार धर्म है, बल्कि बीजेपी धार्मिक कंटेक्स्ट में, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट हैं उसका भी उल्लंघन करती है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदुत्व जो है हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है, इट इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ इंडियंस। लेकिन उन्होंने हिंदुत्व को हिंदू धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास किया। और प्रत्येक स्थिति में आप देखिए, जब भी चुनाव के समय आते हैं या बीजेपी अपने राजनीतिक आधार खोने लगती है, वो धार्मिक मुद्दे को हवा देकर अपने राजनीतिक रोटी सेकना प्रारंभ कर देती है। और स्पष्ट रूप से आप देखिए 2-3 स्थिति, मैं अभी से कह रहा हूँ, 2024 के जब चुनाव आएंगे उसके पूर्व आप कई धार्मिक मुद्दों को देखेंगे। इसके अलावा बीजेपी एक खतरनाक खेल यह भी कर रही है कि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को सपोर्ट करती है, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में, राइट। अब देखिए ना, वहाँ स्टेट 370 धारा 370 को समाप्त कर दिया गया। इसके बावजूद, इतने लंबे समय के बावजूद, है ना, बीत जाने के बावजूद अभी भी नॉर्मल स्थिति क्या है, इट इज़ मोस्ट मिलिटराइज्ड स्टेट ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड आप कह सकते हैं। पूरे विश्व में इस तरह के जो आप इंटेंसिटी ऑफ द मिलिट्री है, किसी भी राज्य में आप नहीं देखेंगे। आप वहाँ जाके स्थितियों को देखें तो ये सब बीजेपी का ही करा धरा है। वहाँ के लोग भी बीजेपी के नीतियों का खुलेआम विरोध करते हैं, राइट। क्योंकि बीजेपी अपने राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामान्य जिंदगी, नॉर्मल कंडीशन वहाँ बहाल होने ही नहीं देती। कभी वो धार्मिक मुद्दे की बात करती है, कभी वो ऐसे मुद्दे को उठाती है, और ये स्पॉन्सर्ड है। यू कैन से दैट इट इज ए स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्टिविटी इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। बीजेपी देश के साथ खतरनाक खेल रही है ना। भारत की जनता उसको पहचान चुकी है और 2024 में उनको इसका हिसाब देना होगा। धन्यवाद। तो ये थे परिमल जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी देश के साथ खतरनाक खेल खेल रही है और इसको हटाने के लिए जदयू का साफ स्टैंड है, विपक्ष को एकजुट करेंगे, जो कुछ भी है उसको हटाया जाएगा। सूरज कुमार, यूपी न्यूज़, पटना।